सबसे पहले क्या है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है आपका, ये बताता है कि आपकी जो इनकमिंग आएगी, कैश फ्लोज आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और देखो मैंने अभी बताया कि एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो आप, एक या दो जितने भी आप लेना चाहो डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसको आप उसकी जो रिटर्न आ रही है उसके साथ कंपेयर करते हो, उसके साथ एडजस्ट करते हो। कैसे, मान लो आपकी जो कैश इनफ्लो आई वो इस तरीके से दे दी, मान लो कैश इनफ्लो कितनी दे दी, 10,000 दे दी आपकी, फिर 5,000 दे दी, और मान लो फिर आपकी 20,000 दे दी, और डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने लिया वो मान लो 10% ले लिया, और उसकी वैल्यू इस तरीके से होती है जैसे 909 आपकी 0.5821 आपकी 0.752, इस तरीके से आपने ले ली, ये डिस्काउंटिंग वैल्यू है। वही मतलब है इसका कि 82 रुपीज़ आज के 2 साल के बाद के 100 रुपये के बराबर है, 75 रुपीज़ आज के 3 साल के बाद के 100 रुपये के बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या जो आपका कैश इनफ्लो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो, कि भाई आपका जैसे इसका आ जाएगा 9,091 रुपये, उसके बाद आ जाएगा जैसे 5,000 था आपका तो ऑलमोस्ट 4,050 रुपये आ गया, और ये आपका मान लो 15,000 रुपये आ गया, इस तरीके से आपने मान लिया। फिर इसको हम टोटल करके देखते हैं कि कितना आता है आपके पास, जैसे 19 और 9 28 28,141 रुपये इसकी आ गई ये इनफ्लो। ये निकाल लिया आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये थी आपकी इनफ्लो, ये डिस्काउंटिंग कहते हैं, ये क्या आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। दोनों चीज निकालनी है आपने, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दोनों चीज निकालने के बाद आप ये देखोगे आज आप पैसा लगा रहे हो प्रोजेक्ट में, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया, आज की डेट में आपने 1 लाख रुपए लगाया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो इतनी ही है ना, मतलब आज का रुपए आज की वैल्यू के बराबर ही रहेगा, तो 1 लाख रुपए। तो इसी तरीके से मान लो इस प्रोजेक्ट में आपने लगाया, 3 केस बना दिए हमने कि इस प्रोजेक्ट की ये तो आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आज का रुपए। देखो ऑप्शन ये है कि आपने पैसा लगाया, फर्स्ट केस कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपये की, दूसरा केस क्या है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपये की, और तीसरा केस है आपकी इन्वेस्टमेंट है 28,141 रुपये की। मैं बता रहा हूँ आपको NPV और मेथड किसका है आपका, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की। आप कंपेयर करोगे प्रेजेंट वैल्यू को, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लो का आउटफ्लो के साथ, तो देखो ये आउटफ्लो है आपके पास, अब आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है किससे, इनफ्लो से, तो बताओ प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। हाँ जी बताओ, हाँ जी स्टूडेंट बताओ, रिजेक्ट हो जाएगा ना। और आपकी अगर ज़्यादा हो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तब क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इसमें ना आप निकालते हो NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, मतलब कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये करके देखते हो भाई आप। अब मान लो देखो आपने पहला केस देखा कि आपका जो कैश इनफ्लो था वो था आपके पास 28,141 रुपये, और ये था आपका 30,000 पहला केस, तो यहाँ पे आपकी जो NPV है वो नेगेटिव में आई कुछ, ठीक है। दूसरे में आपकी आती है पॉजिटिव, दूसरा केस क्या था आपके 25,000 रुपये, तो उसमें आपकी NPV जो आई 28,141 माइनस में 25,000 रुपये, तो इसमें आपकी कुछ पॉजिटिव आई कितनी 3,141 रुपये, और जो तीसरा केस है कितना 28,141 ही इनफ्लो इन वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इतनी ही आपकी आउटफ्लो, तो ये क्या आई आपकी 0। तो अब ये जो डिसीजन रूल है, जब आपका नेगेटिव आया तो मतलब पैसा नहीं लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, मतलब पैसा मत लगाओ इस प्रोजेक्ट में। और जब आपकी पॉजिटिव आई है पैसा फायदा हो रहा है तो इसको क्या कर लो एक्सेप्ट, और जिसमें 0 है तो आप भाई अदर फैक्टर के हिसाब से देखेंगे। आई बात समझ में या नहीं भाई ये, हाँ भाई समझ में आई है आपको क्या बताया मैंने NPV मेथड में, ठीक है। क्या किया आपने भाई, पहला आपने ये किया कि आपकी NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, NPV नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट, और वो NPV 0 हो जाए तो दूसरे फैक्टर देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए अब दूसरी एक और बात, ये तो था सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट के केस में तो आपने बिल्कुल आराम से देख दिया कि जिसकी अगर NPV पॉजिटिव है
एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। नेगेटिव रिजेक्ट, एनपीवी नेगेटिव रिजेक्ट, और अदर, अगर आपकी जीरो है तो अदर फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बता अनुराधा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं भाई? हाँ जी बताना अनुराधा, है क्लास में? क्लास में तो है, हाँ भी बता। yes, क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट? मंजू बता क्या होता है? हाँ जी ठीक है। इसमें क्या है कि अगर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है तो दूसरा रिजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ वन इज रीजन और रीजन फॉर अनदर, दूसरे का रिजेक्शन का कारण बनता है ये, ठीक है। हेड आया तो क्या नहीं आएगा? टेल नहीं आएगा, और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। इसी तरीके से आपके पास पैसे है तो मैंने कहा आपको एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है लगा दो फैक्ट्री, यस, तो आपका क्या नहीं लगेगा? आपके पास कार नहीं आएगी। कार ले ली तो आपके पास फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन है। तो इस केसेस में क्या होता है कि जिसका आपका एनपीवी हाइयर रहेगा, प्रोजेक्ट विद हाइयर एनपीवी, वो क्या हो जाएगा? आपका एसेट, ठीक है। आ गया भाई समझ में ये? हाँ जी बताओ स्टूडेंट बताओ, आ गया ना? ठीक है बहुत अच्छे। अब ये जो एनपीवी है मेथड है आपका, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है आपका ये, ठीक है, और आपका कैश फ्लो जो है ड्यूरिंग द लाइफ पूरी को लेता है, मतलब जितने भी साल आपका प्रोजेक्ट चलेगा उसी को लेता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। कैश फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो आपका लेके चलता है, मतलब क्या बस स्क्रीन शो नहीं हो रही, रुको अभी दिख रही है? ठीक है चलो। देखिए भाई क्या है, आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। कैश फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है तो 10 साल की कैश फ्लो लेके चलेगा, 20 साल का तो 20 साल, 50 साल का तो 50, सारे के सारे ले सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरिएबल डिस्काउंट रेट अप्लाई हो सकती है। वेरिएबल मतलब जब फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 रुपये लिए थे उस पर 10% की डिस्काउंट रेट लगा दो, अगली बार आपके फिर 10,000 आए तो हो सकता है उस पर आप 20% लगा सकते हो, 30% लगा दो, जब आपको मन मर्जी है आपके हिसाब से जो भी आप लगाना चाहो अलग अलग डिस्काउंट रेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक आपका ये बेस्ट मेथड होता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है एफएम के, ठीक है। एनपीवी में आपको डायरेक्टली ऐड कर देगा कि आपकी एनपीवी कितनी ऐड होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में ऐड करके बता देगा। आया भाई समझ में ये? हाँ जी स्टूडेंट? यस सर। देखो मेन में जो इसकी बात है कि एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट मेजर है, क्योंकि मतलब जैसे एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि रुपीज़ में आपने कहा था 28,141 माइनस में 25,000 रुपये, तो ये भी रुपीज़ में वैल्यू थी, ये भी रुपीज़ थी, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो आया कि 3141 रुपये आपकी रुपीज़ में आपका पॉजिटिव है। तो यानी ये क्या हुआ, आपके लिए एक बेनिफिट का काम हो कर गया, मतलब कि आपकी एनपीवी रुपीज़ में ही ऐड कर दिया और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डायरेक्टली वेल्थ को ऐड करके बता दिया। सो इट इज़ आपका बेटर ऑब्जेक्टिव है आपका, मतलब कि वेल्थ बेस्ट आपका मेथड है टू इवेलुएट कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए आपका बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ओके। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? देखो पहला हम छोड़ देते हैं, पहला क्या है, आपके पास दो प्रोजेक्ट, अगर उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग हो, उसकी लाइफ अलग हो, उसकी कॉस्ट अलग हो, तो अभी ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है, मतलब तब ये मेथड आपका सक्सेसफुल नहीं है। वो मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं होगा। ये आपका एक एब्सोल्यूट मेजर है। दूसरा है कि ये आपका ना प्रॉफिटेबिलिटी विल चेंज विद द चेंज इन डिस्काउंट रेट। बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने डिस्काउंट रेट चेंज कर दी, मान लो पहले 10% कर रहे थे फिर 15 कर दिए, तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो आपका फिर क्या होगा, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसके साथ ना पीआई करो, पहले इसको साथ पीआई कर लो। एनपीवी आपने समझ लिया, एनपीवी जो मेथड आपने ये पढ़ा है, एनपीवी जो होता है क्या,
वो आपका परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, ठीक है। और ये है आपका बेस्ट मेथड, ये भी आपने पढ़ लिया। ये बेस्ट मेथड क्यों है भाई, बताना क्यों है भाई? डायरेक्टली रिलेट विद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और ये ऑब्जेक्टिव होता है एफएम का, ठीक है। दूसरा जो आपका मेथड है आपका, वो है आपका कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, पीआई इंडेक्स मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। देखो क्या बोलता है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, होता क्या है? जैसे इसने तो क्या बता दिया, परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और यहां हम लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड में परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हाँ भैया आए समझ में? फॉर्मूला क्या होता है? परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड में परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपका जो एनपीवी मेथड था ये आपका एब्सोल्यूट मेजर था, मतलब एब्सोल्यूट मतलब सेम यूनिट में मेजर करता था, ये प्योर नंबर में मेजर करेगा और ये बताएगा कितना ज़्यादा है। और इसके जो डिसीजन रूल होंगे वो क्या होगा, मतलब आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से है, अगर आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट है तो अगर पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, प्रोजेक्ट को कर लो एक्सेप्ट, ठीक है। और पीआई की वैल्यू लेस देन 1 है, प्रोजेक्ट को कर दो रिजेक्ट। और पीआई की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर क्या जाएगा, दूसरे फैक्टर देखेंगे भाई, ठीक है। और अगर आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो देखो इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट विद हायर पीआई इंडेक्स शुड बी एक्सेप्टेड। बात समझ में आई भाई? ये क्या बताया मैंने, जिसकी पीआई वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ जी बताओ, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पीआई इंडेक्स में अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रिलेटिव मेजर है जो ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो में क्या रिलेशनशिप है। इफ़ पीआई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, और अगर पीआई की वैल्यू 1 से कम आ गई, मतलब पीआई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो लगाओ, 1 से कम है तो मत लगाओ, और अगर इक्वल टू 1 है तो दूसरे फैक्टर देखेंगे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका क्या है, रिलेटिव मेजर। कोई डाउट अभी अभी तक? हाँ जी बताओ। ठीक है चलो, आपका एक और चीज़ आई, हमने बात की थी कि उसकी एक लिमिटेशंस थी, जब प्रोजेक्ट की लाइफ हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, अगर डिफरेंस हो ना तो वो नहीं लगेगा, एनपीवी आपका नहीं लगेगा। क्यों? देखो आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपके पास है एक्स और एक प्रोजेक्ट आपके पास वाई, ठीक है। उसमें ना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से दे रखी है, इसकी इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपए और इसकी इन्वेस्टमेंट मान लो आपने मान ली 20,000 रुपये, ठीक है। और इसकी जो परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो तो है आपके पास 1,10,000 रुपये, और इसकी जो परजेंट वैल्यू है आपके पास वो है आपकी 24,000। इसको ना आपने एनपीवी मेथड से भी कैलकुलेट करना, आप ही नहीं कैलकुलेट करना है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताओ इसका। बताओ शाबाश, इसकी पहले तो बताओ मेरे को कि एनपीवी क्या आएगी। हाँ जी बताओ, इसकी एनपीवी क्या आएगी, प्रोजेक्ट एक्स की एनपीवी बताओ, शाबाश बताइए बताओ। नहीं आई समझ में? सर 2,10,000। 2,10,000 में फॉर्मूला क्या है एनपीवी निकालने का? परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड में माइनस में परजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ये रही ना इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है आपने, कितना आ गया? ये प्रोजेक्ट एक्स है
तो ये एनपीवी आ गई। देखो आपकी फॉर्मूला है, यह है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो देखो कितना है आपके पास, तो 1,10,000 में से 1,00,000 गए तो कितने बच गए, 10,000 रुपये। और इसकी बताना कितनी आई एनपीवी, इसकी आई आपकी 4,000 रुपये। कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए एज पर एनपीवी? हाँ जी बताओ। एक्स प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट विद हाइयर एनपीवी, ठीक है, इसमें लग जाएगा। एनपीवी के अकॉर्डिंग हो गया ये सेलेक्ट। अब निकालो पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताओ दोनों का। पीआई कैसे निकलता है, इसका एवरेज मतलब होता है, रेशियो होता है 1,00,000 तो ये क्या आया 1.1, और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आई, ऐसी आती है ना। अब इसके अकॉर्डिंग पैसा किस में लगना चाहिए बताओ? एक्स वाई में वाई प्रोजेक्ट में लगेगा ना। तो देखो जब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ गए, तो अब कौन सा कब लगाना होता है ये देख सुन लो। एनपीवी वहां पर लगेगा, एनपीवी कहां पर एप्लीकेबल है, जहां पर आपके प्रोजेक्ट की इक्वल तो हो लाइफ, ठीक है, इक्वल इन्वेस्टमेंट हो, तो वो आपका लगेगा एनपीवी। और जहां पर आपके पास डिफरेंट हो, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, तब आपका क्या लगेगा, तब आपका लगेगा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आगे समझ में भाई? हाँ जी बताओ, शाबाश। यस सर। तो देखो Yes, sir. एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बहुत अच्छे से समझो। एनपीवी आपका एब्सोल्यूट मेजर है जो कि बताता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एंड डायरेक्टली बेस्ट मेथड है आपका कैपिटल बस्टिंग का, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेट विद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एंड सेकेंड वन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिलेटिव मेजर होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं। और ये और इसमें जो वैल्यू होती है वो डिसीजन रूल होता है, वो ऐसे होता है पीआई की वैल्यू अगर सिंगल प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो, एक है तो दूसरे फैक्टर, और 1 से कम है तो रिजेक्ट। एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो जिस प्रोजेक्ट की आपकी क्या बोलते हैं पीआई की वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक्सेप्ट होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होता है। और पीआई वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पर अनइक्वल चीज़ें हो, जिसमें आपका लाइफ हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, इस तरीके से। और एनपीवी आपने वहाँ लगाना जहाँ पर ये सारी चीज़ें इक्वल हो, ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी ठीक है ना, ठीक है। अब एक तीसरा मेथड आया भाई इन्हीं के साथ में, बहुत ही अच्छा मेथड है, वो कौन सा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो क्या कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपको वो रेट निकालनी है, वो डिस्काउंट रेट निकालनी है। क्या करना आपने, वो डिस्काउंट रेट निकालनी है जहां पर आपकी एनपीवी सुने भाई मैंने क्या लिखा है? हाँ जी बोलो बोलो एक बार कोई भी। यस सर, एनपीवी 0। हाँ तो क्या निकालना आपने, आपने वो डिस्काउंट रेट निकालनी है जहां पर आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी, ठीक है, जहां पर आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी वो आपने डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। IRR कौन सी रेट है, वो डिस्काउंट रेट है जहां पर आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी, वो डिस्काउंट रेट आपने कैलकुलेट करती है। इसके ना बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं, पहले वो समझिए आप। पहले क्या है, पहला नाम इसका डिस्काउंट रेट है, तो पहले हो गया डिस्काउंट रेट। दूसरा हर्डल रेट, हर्डल रेट मतलब इतनी तो आपने कमाना ही कमाना है, इसलिए हर्डल रुकावट दर भी बोल देते हैं। तीसरा बोल देते हैं हम
मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, एक आपका हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, एक और होता है मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर रेट, हाँ प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके। और क्या होता है आपका IRR, ध्यान से सुनना, आपने वो रेट कैलकुलेट करके लेके आनी है जहां पर आपकी NPV 0 हो जाए। NPV 0 होगी, वहां पर एक और चीज होगी, क्या, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो कितना होगा। हाँ जी, जहां पर NPV 0 है वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा, बताओ शाबाश, 1 होगा ना, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा वहां पे 1। तो ये वो डिस्काउंट रेट है। अभी देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये जो मेथड आपके है कैपिटल बस्टिंग के, तो इसमें ना जैसे आपने पढ़ा NPV, आपने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और आपने अभी पढ़ रहे हो IRR। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लाइफ होती है आपकी, यहाँ पर कॉस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप होती है डिस्काउंट रेट। तो देखो NPV में लाइफ भी होती है, कॉस्ट भी होती है, और डिस्काउंट रेट भी होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी ये तीनों चीज़ें होती है। लेकिन IRR में लाइफ तो होती है प्रोजेक्ट की, कॉस्ट भी दी होती है, लेकिन डिस्काउंट रेट नहीं दी होती। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा मेथड है कैपिटल बस्टिंग का जहां पर आपको डिस्काउंट रेट नहीं दी होती। तो वो कौन सा मेथड है आपका, हाँ जी कौन सा है, IRR कि IRR। NPV आपकी 0 है, यानी कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एक दूसरे के इक्वल है, हैं? तभी तो NPV 0 होगी ना। समझ में आई बात है, नहीं आई? ये देखो NPV का फॉर्मूला है, ये NPV का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो अब ये आपने 0 मानी है, तो जितनी आपके कैश इनफ्लो, मान लो ये 100 रुपये है, तो ये भी 100 रुपये होगा, तभी तो 0 होगा। और दोनों को डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड में 100, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो आया समझ में? हाँ, तो ये इसलिए आपका 1 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो उसके बाद आया भाई ये, एक तो ये चीज़ याद रखना कि डिस्काउंट रेट ही कैलकुलेट करना पड़ता है। आपने एक NPV में एक चीज़ पढ़ी थी कि NPV में आप वेरिएबल डिस्काउंट रेट लगा सकते हो, पढ़ी थी ना, फर्स्ट ईयर के लिए 10, सेकेंड ईयर के 10। लेकिन IRR मेथड में आपकी सिर्फ एक डिस्काउंट रेट लगेगी, सिंगल। ठीक है, ओनली या सिंगल डिस्काउंट रेट। ठीक है, हाँ जी आया समझ में? हाँ भाई बताओ। यस सर। आ गया ना समझ में? चलो बहुत अच्छे। और ये था आपके पास, मतलब थोड़ा सा आपको मैं बता दिया है कि इसके नाम है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ इसके रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी रेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड। ठीक है, क्रूड रोल ऑफ थंब, ये सब इसी का नाम है। इसको कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। IRR एक रेट है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इक्वेट्स present value of inflow, present value of cash inflow equates present value of cash outflow. First, second, NPV is a rate where NPV is 0. IRR is a rate where NPV is 0. And third, NPV is a rate where profitability index is 1. तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद आया आपके पास कि जो डिस्काउंट रेट होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, जो इतनी ज़्यादा ना ये प्रोसेस की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं आपको कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल शो, निशा आज भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, ओके। इसकी जो डिस्काउंट रेट कैलकुलेट होती है, IRR कैलकुलेट होती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, ध्यान से देखिए। आप नहीं देखो, एक बात होती है कि अपने आप तो ये है नहीं कि अपने आप ही कोई डिस्काउंट रेट मिल जाएगी। ट्रायल एंड एरर इसलिए कह गया कि आपने 16% डिस्काउंट पे करके देखा, तो हो सकता है NPV पॉजिटिव आ गई। मैंने क्या किया,
आपने ना हमने तो क्या चाहिए, वो डिस्काउंट रेट चाहिए जहाँ पर आपकी एनपीवी 0 हो जाए। क्या डिस्काउंट रेट चाहिए? हमें तो वो डिस्काउंट रेट चाहिए जहाँ पर आपकी एनपीवी 0 हो जाए। आपने ना डिस्काउंट रेट देखा 16%। अच्छा आप देखते हैं क्या कहना, आपने 16% लगाया और उस पर ना एनपीवी अभी भी पॉजिटिव आ रही है 200 रुपये। तो मुझे बताओ आप डिस्काउंट रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे, क्योंकि आपको एनपीवी 0 पे लेके आनी है। बताओ एनपीवी ये जो डिस्काउंट रेट है बढ़ाओगे या कम करोगे? हाँ जी बताओ, नहीं आया समझ में? अब देखो 16% से डिस्काउंट करोगे, 100 का 16 कितना हुआ? 84 रुपये आ गए। इसी तरीके से आप मान लो अभी और बढ़ाओ, तो और बढ़ाओगे तो कम होगी एनपीवी। अब आप इसको मान लो 70% पे करके देख रहे हो, 70% पे करके देखा तो आपकी एनपीवी मान लो अब चली गई है क्या? माइनस के 10 रुपये, आपके माइनस के 10 रुपये हो गई। तो हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। क्यों बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड? बिकॉज अब हमें ना बार बार ट्राई करके देखना पड़ता है कि 16 पे नहीं बन रही, 17 पे नहीं बन रही। तो आपने अगर दोनों आ गई, 18 पे भी चेक कर सकते हो, 90 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो। अगर आपकी नहीं बन रही तो आपका ना ये आपने एक वैल्यू निकाली 16-17 पे करी और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया दोनों का, मिनिमम डिस्काउंट रेट निकाली और आपने क्या निकाल ली? मैक्सिमम भी निकाल ली। तो उसके बाद ना ये फॉर्मूला लगता है भाई आपका लोवेस्ट फैक्टर वैल्यू। कैसे निकलेगा लोवेस्ट फैक्टर वैल्यू? यहाँ से निकलता है, देखो भाई एक बार आपका स्टेप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले फैक्टर लोकेटेड इन A4, एक ना एन्युटी टेबल है आपकी 4 IRR की, उसमें आपके पास क्या निकालते हो? एक डिस्काउंट रेट निकालते हो, एक जो फैक्टर होता है जो आपकी रिटर्न आ रही है, आपकी इनकम आ रही है, उसको जो भी आपकी एज है उस प्रोजेक्ट की, उससे आपने एक फैक्टर निकाल लिया। मान लो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लो आ गई 50,000 रुपये की, और मान लो 10-10 हज़ार रुपये आ रहे, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया वो 5 हो गया। जो फैक्टर फेक पे बैक पीरियड बोलते हैं उसको, कि 50,000 को डिवाइड में 10 से करके 5 वैल्यू निकाली। अब इस फैक्टर को A4 की टेबल में देखा और उसमें से आपकी डिस्काउंट रेट निकल जाएगी आसपास में, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, 16%, 18% ऐसे ऐसे निकल गई। वो निकालने के बाद आप ये देखोगे, ये फॉर्मूला लगा दो IRR। कैसे? लोवेस्ट फैक्टर वैल्यू, मतलब देखो ऐसे निकाला कि 16% पे देखा ना, तो जो फैक्टर की वैल्यू थी वो इस तरीके से आ गई 3.80 ऐसे, और 17% पे देखा तो आपका जो फैक्टर वैल्यू आ गई वो इस तरीके से आ गई 2.99, इस तरीके से आ गई, नहीं 3.77 आ गई, ठीक है 3.77 आ गई आपके पास, और ये 3.80 आ गई। आपको चाहिए एग्जैक्ट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट रेट। अब देखोगे हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू कितनी है, ये तो क्या हुआ लोवेस्ट फैक्टर वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखा? हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू क्या है आपके पास? ये लोवेस्ट का मतलब जैसे 16% आ गया। हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू आपके पास है, जैसे ये वैल्यू आई, हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू क्या थी? 3.80, ठीक है। उसके बाद आपके रिक्वायर्ड फैक्टर, जैसे आपको 3 का चाहिए फैक्टर, तो जो आपको रिक्वायर्ड फैक्टर वैल्यू वो दे दिया, दोनों का डिफरेंस आ गया हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू माइनस में लोवेस्ट फैक्टर वैल्यू, इधर आपके दोनों के डिस्काउंट रेट का डिफरेंस। तो ये एक बार ना थोड़ी सी टेक्निकल है, जब हमारे पास न्यूमेरिकल होता है तो आप अच्छे से समझते कि अब कैसे काम कर रहे हो इसका, कि लोवेस्ट फैक्टर में हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड फैक्टर वैल्यू, रिक्वायर्ड जो भी फैक्टर वैल्यू 3 चाहिए, 5, जो 5 था तो 5 ही चाहिए होता, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, मैं क्या कह रहा था कि ये जब न्यूमेरिकल होता है ना तो आपका ये ज़्यादा वो इजीली समझ में आता है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछते कोई भी हाउ टू कैलकुलेट। बस हमें ये पता, मैं तो इसलिए बता रहा था कि ट्रायल एंड एरर मेथड में आप डिफरेंट डिस्काउंट रेट को अप्लाई करके देखते हो, और फिर जब मैच नहीं करता तो इस फॉर्मूले में फिट करके एक वैल्यू निकाल लेते हो, भाई ये डिस्काउंट रेट है। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल डिस्काउंट रेट कैलकुलेट की जाती है जो आपके एनपीवी को 0 कर देगा। समझ में आ गया भाई आपको ये बात? हाँ जी बताना। यस सर। ठीक है, ओके। अब इसके क्या है भाई एडवांटेजेस, क्या क्या है इसके? ये भी भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, पूरे के पूरे कैश इनफ्लो को लेता है ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन इज नॉट कंपलसरी। देखो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किस रेट पे आपने लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैलकुलेट करके देगा आपको, ठीक है। और डिसीजन रूल क्या होता है, इफ IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आ गई तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप आउटसाइड में पेमेंट कर रहे हो, और ये आपने प्रोजेक्ट की IRR निकाल ली।
तो IRR अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आ गई तो आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। आगे समझ में? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट आया? ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, देखो बहुत ही मुश्किल है थोड़ा सा कैलकुलेट करना इसको, ये कोई वो नहीं है। आप इसमें क्या है, आपकी एक से ज़्यादा IRR निकल गई, जैसे 16%, 17%, एग्जैक्ट नहीं निकालता, ठीक है। दूसरा है कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड एट IRR। देखो ये क्या कहता है कि जो पैसा आपने आया ना हर साल के बाद रिटर्न आई, इसको ये री इन्वेस्ट मान लेता है, कौन सी रेट से, IRR की रेट से। जबकि IRR मतलब जिस रेट से आपकी डिस्काउंटिंग है उसी रेट से आपका ये इन्वेस्टमेंट मान लेता है, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट डिस्काउंट रेट से आपका री इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ये कह रहा है जैसे आपने 10% के हिसाब से कम किया पैसा, तो जितनी आपकी रिटर्न आई ना, कैश इनफ्लो आया आफ्टर 1 ईयर, उसको ये री इन्वेस्ट कर देता है एट द रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट एक्चुअलिटी में ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिस्काउंट रेट से होता है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट एंड इनफ्लोज आर डिफरेंट एंड कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट देन एनपीवी। देखो एनपीवी और इसमें क्या है, अगर इनिशियल कॉस्ट और इनफ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इनिशियल को दो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट और इनफ्लोज आपकी डिफरेंट है तो एनपीवी और IRR दोनों डिफरेंट रिजल्ट देंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। मैंने क्या कहा, प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है और प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, अगर दो डिफरेंट है ना, तो IRR मेथड और आपका जो एनपीवी है दोनों डिफरेंट रिजल्ट देंगे। IRR जो एनपीवी मेथड इससे सुपीरियर क्यों है, बिकॉज उसमें ना डिफरेंट डिस्काउंट रेट हो जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिस्काउंट रेट। और दूसरा वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। आगे समझ में भाई? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो मैंने एक इसमें जो बताया वो ये बताया कि IRR वो है डिस्काउंट रेट है जहाँ पर एनपीवी 0 है, और भाई आपका जो इसमें एक डिस्काउंट रेट कैलकुलेट की जाती है, ट्रायल एंड एरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्टली नहीं निकलने आती, एक से ज़्यादा डिस्काउंट रेट आती है, उसमें से एक कंप्यूट करनी होती है, ठीक है। ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है आपके पास, और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, बेशक आप सोची ही नहीं हो, इसको बस निकाल के दे देगा आपके पास, ये आई है, ठीक है। तो और रिजल्ट किसका बेटर आता है मैंने बता दिया है कि एनपीवी, और इसमें जब डिफरेंट होगा अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी। पीआई आप कर चुके हो कि क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपके हैं। एक आपके पास ना एक और क्या, एनपीवी और IRR। एनपीवी और IRR देखो, अगर दो प्रोजेक्ट है और दोनों की लाइफ और अगर आपकी उसकी कॉस्ट दोनों डिफरेंट है तो एनपीवी अलग रिजल्ट दे सकता है और IRR मतलब उसे अलग। पर ये जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसे आएगा कि इसका ऑप्शन अगर दोनों डिफरेंट है तो मे बी रिजल्ट सेम भी हो सकते हैं, मे बी रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है। ये नहीं कि हर बार डिफरेंट आएगा हर बार सेम आएगा, तो दोनों ही चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। आए बात समझ में भाई? हाँ Better कौन सा बात कर आप? क्या नहीं, बेटर एनपीवी तब बेटर होता है जब आपके पास डिफरेंट डिस्काउंट रेट यूज करना हो, क्योंकि डायरेक्टली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से इसलिए एनपीवी आपका बेस्ट है। ओवरऑल आपने भी पढ़ लिया कि बेस्ट है, बेस्ट कौन सा एनपीवी, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है। 500 जो भी मेथड आपके पास सभी में आपका एनपीवी बेस्ट, ठीक है। और इंटरनल, अच्छा इसके डिफरेंट नेम है भाई, ये देख लो क्या क्या नेम है। अब लास्ट का तो कैसे बताऊं कौन सा था लास्ट में। इसका ट्रायल एंड एरर है आपका क्रूड रूल ऑफ थंब। मतलब क्रूड रूल ऑफ थंब का मतलब एक रेट फिक्स कर देता है कि इस रेट तो आपको अचीव करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सारे इसी के नाम है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी आपकी, कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो इसी के डिफरेंट नेम है, ठीक है। आया समझ में भाई? हाँ जी स्टूडेंट, Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है। एक आपका ना मेथड बच गया टर्मिनल वैल्यू। अभी तक ये जो मेथड थे ना सारे के सारे ये कह रहे थे कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा एट द रेट, कौन सी कहा था आपने, कौन सी रेट से इन्वेस्ट होगा, कौन सी रेट से इन्वेस्ट होना है, अभी बताया था ना, एट द रेट ऑफ IRR। सुना था या नहीं? Yes, sir. ये कहा था मैंने कि IRR ये अज्यूम करके चलता है कि जो पैसा आया वो री इन्वेस्ट हो जाता है एट द रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
लेकिन ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये कहता है कि उसको भी एडजस्ट कर देगा टर्मिनल वैल्यू। ये क्या कहता है, इसका नाम है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो पैसा री इन्वेस्ट होगा वो किससे होगा, वो आपका होगा किससे, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, अभी तक क्या था, अंडर दिस इट इज अज्यूम दैट ईच ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, देखो क्या है, इज इमीडिएटली री इन्वेस्ट हो जाता है इन अनदर प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट में, एट ए कौन सी रेट से, एट ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मेरी बात सुनो, उसमें तो क्या कहा था, उसमें तो कहा था एट द रेट ऑफ IRR कर रहे हो, यहाँ पर आप मॉडिफाइड करके दूसरे प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट कर दोगे। बात समझ में आ गई टर्मिनल वैल्यू की भाई? हाँ जी, अभी बताओ, नहीं आई? देखो क्या हुआ, आपका पैसा आया, आपने प्रोजेक्ट से पैसे कमाया, जो भी रिटर्न कमाई, मान लो आपने 100 रुपये कमाया, तो 100 रुपये दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दोगे आप, और किस रेट से, न्यू रेट से, जो आपके दूसरी एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकाली है, एडजस्टेड आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, उस रेट से आप री इन्वेस्ट कर दोगे। आ गए समझ में? हाँ बताओ। और वो दूसरी मेथड है ना आपके पास, वो कहते हैं कि री इन्वेस्ट तो होंगे लेकिन एट द रेट ऑफ IRR, ये कहता है एडजस्टेड IRR के साथ होगा। ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या होता है कि कैसे आपको इसमें डिसीजन रूल होता है, अगर NPV ऑफ टोटल ऑफ कंपाउंडिंग जो आपका री इन्वेस्टेड कैश फ्लो है, मतलब जितना भी आपने री इन्वेस्टेड किया है उसका अगर कैश फ्लो ज़्यादा है, NPV ज़्यादा है, किसे, NPV ऑफ आउटलेज से, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी आप री इन्वेस्ट करने के बाद उसकी जो NPV कंपाउंडिंग NPV निकाल रहे हो, तो वो अगर ज़्यादा आ गई, मतलब 5 साल की आपने NPV निकाल ली, जितना भी री इन्वेस्ट किया था वो ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आ गई समझ में भाई? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल बस्टिंग की आपकी लिमिटेशंस क्या है। मैनेजमेंट आपका देखो शुड बी एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब उसके पास एक एक्सपीरियंस हो तभी वो एक अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आपके इग्नोर कर दिए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और आपके प्रोडक्टिविटी में जब आपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है, तो ये इसकी एक लिमिटेशंस होगी आपके। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक तो मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा आपने क्या पढ़ा कि जब भी आप वो डिसीजन ले रहे हो तो उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी को, उसको आप इग्नोर करके चलते हो, मतलब कंसिडर नहीं करते, तो ये इसकी लिमिटेशंस है।